रूम फॉर एरर, गलती की गुंजाइश रखना। हर प्लान का सबसे ज़रूरी हिस्सा ये है कि ये भी मानकर चलो कि प्लान वैसे नहीं चलेगा जैसे तुमने सोचा था। कुछ सबसे स्मार्ट फाइनेंशियल एग्जाम्पल एक अजीब सी जगह पर मिलते हैं, लास वेगास के कैसीनो में। सब प्लेयर्स में नहीं, लेकिन ब्लैक जैक खेलने वाले एक छोटे से ग्रुप में जो कार्ड काउंटिंग करते हैं। इनसे हम पैसों को हैंडल करने का एक बहुत बड़ा सबक सीख सकते हैं। गलती की गुंजाइश रखना। ब्लैक जैक कार्ड काउंटिंग का बेसिक सिंपल है। कोई भी पक्का नहीं जान सकता कि डीलर अगला कौन सा कार्ड निकालेगा, लेकिन जो कार्ड निकल चुके हैं उनका हिसाब रखकर ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि डेक में क्या बचा है। इससे तुम्हें पता चल जाता है कि डीलर के पास कौन सा कार्ड आने का कितना चांस है। फिर प्लेयर वहीं ज़्यादा दांव लगाता है जब चांस उसके फेवर में होते हैं, और कम तब लगाता है जब चांस कम होते हैं। असल बात यह है, कार्ड काउंटर जानता है कि वो ऑन्स के गेम में खेल रहा है, पक्के रिजल्ट के नहीं। हर हाथ में उसे लगता है कि जीतने का अच्छा चांस है, लेकिन यह भी पता है कि हारने का भी ठीक ठाक चांस है। उसकी पूरी स्ट्रैटेजी इसी विनम्रता पर टिकी है कि वो नहीं जानता और जान भी नहीं सकता कि अगला कार्ड क्या होगा। कार्ड काउंटिंग काम इसलिए करती है क्योंकि इससे ऑड्स थोड़े से हाउस कैसीनो से प्लेयर की तरफ झुक जाते हैं। लेकिन अगर तुम हर बार भारी दांव लगा दोगे और एक बार गलत हो गए तो इतना नुकसान हो सकता है कि गेम में टिकने के लिए पैसे ही ना बचें। दुनिया कभी इतनी मेहरबान नहीं होती कि तुम हमेशा सही निकलो, इसलिए तुम्हें अपने लिए रूम फॉर एरर रखना ज़रूरी है। केविन लुइस ब्रिंगिंग डाउन द हाउस किताब में दिखाए गए कार्ड काउंटर कहते हैं, कार्ड काउंटिंग काम तो करती है, लेकिन ये गारंटी नहीं देती कि तुम हर हाथ जीतोगे या हर ट्रिप में जीतोगे। तुम्हारे पास इतना पैसा होना चाहिए कि खराब किस्मत के झटके झेल सको। अगर तुम्हारे पास कैसीनो के मुकाबले 2% का भी एज है, तो भी इसका मतलब है कि 39% समय कैसीनो जीतेगा। इसलिए कम से कम 100 यूनिट का फंड होना चाहिए। जैसे $10,000 से खेल रहे हो, तो $100 की यूनिट से आराम से खेल सकते हो। इतिहास ऐसे कई आइडियाज से भरा है जो अच्छे थे, लेकिन हद से ज्यादा ले जाने पर बुरे बन गए। रूम फॉर एरर की समझ यही है कि अनिश्चितता, रैंडमनेस और चांस जिंदगी का हिस्सा है। इनसे निपटने का तरीका है, जो तुम सोचते हो और जो असल में हो सकता है, उसके बीच का गैप बड़ा रखना ताकि दोबारा लड़ने का मौका मिले। बेंजामिन ग्राहम का मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी यही कहता है। उनका कहना था, इसका मकसद ये है कि तुम्हें फॉरकास्ट करने की जरूरत ही ना पड़े। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, रूम फॉर एरर या रिडंडेंसी, यही तरीका है उस दुनिया में नेविगेट करने का जहां ऑन्ड्स हैं, सर्टेनिटी नहीं। पैसों की दुनिया में सब कुछ ऑन्ड्स पर चलता है, फिर भी लोग रूम फॉर एरर को कम आंकते हैं। एनालिस्ट प्राइस टारगेट देते हैं, प्राइस रेंज नहीं। इकोनॉमिक फोरकास्टर सटीक नंबर बताते हैं, प्रोबेबिलिटी नहीं। पब्लिक ऐसे बंदे को ज्यादा सुनती है जो 100% यकीन से बोले, बजाय उस बंदे के जो कहे पक्का नहीं कह सकते। हम अपनी लाइफ में भी यही करते हैं। हार्वर्ड के मनोवैज्ञानिक मैक्स पाजरमैन ने दिखाया, जब लोग दूसरों के होम रेनोवेशन का अनुमान लगाते हैं तो मानते हैं 25% से लेकर 50% तक ज्यादा खर्च होगा, लेकिन अपने प्रोजेक्ट में मानते हैं टाइम और बजट में हो जाएगा, और फिर बाद में झटका खाते हैं। दो वजहें हैं कि लोग रूम फॉर एरर से बचते हैं। एक, उन्हें लगता है कोई तो होगा जो फ्यूचर जानता है। दूसरे, उन्हें लगता है अगर उन्होंने उस फ्यूचर के हिसाब से पूरे दांव नहीं लगाए तो नुकसान है। असल में सही तरीके से इस्तेमाल करने पर रूम फॉर एरर डरपोक लोगों की स्ट्रैटेजी नहीं है। ये तुम्हें अलग अलग रिजल्ट झेलने की ताकत देता है, और यही लंबा टिकने का राज है। सबसे बड़े फायदे कम ही मिलते हैं, या तो इसलिए कि वो कम होते हैं, या इसलिए कि उन्हें कंपाउंड होने में टाइम लगता है। जो इंसान अपने प्लान में इतना कैश रखता है कि स्टॉक्स के गिरने पर भी टिक सके, वो उस इंसान से आगे निकल जाता है जो एक गलती में ही खेल से बाहर हो जाए। बिल गेट्स जानते थे, माइक्रोसॉफ्ट के शुरुआती दिनों में उन्होंने बैंक में इतना पैसा रखा कि पूरे साल की सैलरी दे सकें, भले ही एक भी पेमेंट ना आए। बफेट ने भी कहा, मैं कभी भी अमीर बनने के लिए अपनी नींद कुर्बान नहीं करूंगा। इन्वेस्टर्स के लिए रूम फॉर एरर के खास पॉइंट्स। वोलेटिलिटी, क्या तुम 30% की गिरावट झेल सकते हो?
नंबरों में शायद हाँ, लेकिन दिमाग से। कई लोग ऐसे नुकसान के बाद थक कर हमेशा के लिए मार्केट छोड़ देते हैं। रिटायरमेंट सेविंग। हिस्ट्री कहती है कि 1970 से अमेरिकी स्टॉक मार्केट ने 6.8% रिटर्न इन्फ्लेशन के बाद दिया है। लेकिन क्या पता फ्यूचर में कम रिटर्न मिले या तुम्हारा रिटायरमेंट किसी बुरे बियर मार्केट में आ जाए। इसीलिए रिटर्न का अंदाजा लगाते वक्त बफर रखना जरूरी है। मैं खुद मानकर चलता हूं कि मुझे अपने जीवन में औसत से 1/3 कम रिटर्न मिलेगा। इसीलिए मैं ज्यादा बचत करता हूं। ये मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। अगर फ्यूचर वैसा ही रहा जैसा पास्ट था, तो सरप्राइज अच्छा होगा। जैसा चार्ली मंगर कहते हैं, कम टारगेट रखो, खुश रहोगे। रूम फॉर एरर का कजिन, रिस्क में ओवर ऑप्टिमिज्म। रूम फॉर एरर का एक जरूरी कजिन है, जिसे मैं कहता हूं रिस्क लेने में ऑप्टिमिज्म बायस, या रशियन रूलेट सांख्यिकीय तौर पर तो काम करेगी वाला सिंड्रोम। मतलब ऑन्स तुम्हारे फेवर में हो, लेकिन डाउनसाइड ऐसी हो जिसे कभी भी झेलना नामुमकिन हो। नसीम तालिब कहते हैं, तुम रिस्क लविंग हो सकते हो, लेकिन तबाही से पूरी तरह एलर्जिक भी। और हाँ, यही होना चाहिए। मतलब आगे बढ़ने के लिए रिस्क तो लेना पड़ेगा, लेकिन ऐसा रिस्क कभी मत लो जो तुम्हें पूरी तरह बर्बाद कर दे। रशियन रूलेट में ऑन्ट्स तुम्हारे फेवर में होते हैं, लेकिन अगर हार गए तो अंजाम इतना बुरा है कि फायदा किसी काम का नहीं। कोई मार्जिन ऑफ सेफ्टी इतना नहीं हो सकता जो उस रिस्क को सही ठहरा दे। पैसों में भी यही है। कई चीज़ों के ऑन्ट्स तुम्हारे फेवर में होते हैं। ज़्यादातर साल रियल एस्टेट के दाम बढ़ते हैं और ज़्यादातर साल तुम्हें हर 15 दिन में सैलरी मिलती है। लेकिन अगर 95% चांस सही होने का है, तो 5% चांस गलत होने का भी है। और वो डाउनसाइड जिंदगी में कभी ना कभी आकर ही रहेगा। अगर डाउनसाइड का मतलब है टोटल बर्बादी, तो बाकी 95% टाइम का फायदा भी रिस्क लेने लायक नहीं। लीवरेज, कर्ज लेकर पैसा बढ़ाना, यहाँ सबसे बड़ा दुश्मन है। ये नॉर्मल रिस्क को तबाही में बदल देता है। दिक्कत ये है कि ज्यादातर टाइम लॉजिकल ऑप्टिमिज्म असली तबाही के चांस को छुपा देता है और हम रिस्क को कम आंकते हैं। पिछली डेकेड में हाउसिंग प्राइस 30% गिरे। कुछ कंपनियां अपने कर्ज पर डिफॉल्ट कर गईं। ये कैपिटलिज्म है, होता रहता है। लेकिन जिनके पास हाई लीवरेज था वो डबल बर्बाद हुए। पहले पैसे गए, फिर गेम में वापस आने का चांस भी चला गया। 2009 में जिसका घर नीलाम हुआ, वो 2010 में सस्ते होम लोन का फायदा नहीं उठा पाया। लेहमन ब्रदर्स 2009 में सस्ते कर्ज में इन्वेस्ट नहीं कर पाए। खेल खत्म। मैं इसको ऐसे सॉल्व करता हूँ। मेरा पैसा मैं बारबेल स्ट्रैटेजी में रखता हूँ। एक हिस्से में रिस्क लेता हूँ, दूसरे हिस्से में इतना सेफ रहता हूँ कि डरपोक लगूं। ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। बस ये पक्का करना है कि मैं उतना जी पाऊं जितना टाइम मेरे रिस्क को रिजल्ट देने में लगे। सरवाइव करो, तभी सक्सेस पाओगे। रूम फॉर एरर सिर्फ इसीलिए काम का नहीं है कि तुम्हारे टारगेट का रेंज बढ़ा देता है, बल्कि इसलिए भी कि ये तुम्हें उन चीजों से बचाता है जिनके बारे में तुमने सोचा भी नहीं। और यही चीजें अक्सर सबसे बड़ी मुसीबत बनती हैं। जैसे स्टालिनग्राद की लड़ाई, ड्वाइटेड वर्ल्ड वॉर। 1942 में जर्मन टैंक यूनिट रिजर्व में थी। जब फ्रंट लाइन पर टैंक की सख्त जरूरत पड़ी तो पता चला 104 टैंकों में से 20 भी चालू नहीं है। इंजीनियरों ने चेक किया, फील्ड माइस, चूहे ने वायर की इंसुलेशन कुतर दी थी। दुनिया के सबसे एडवांस टैंक, और हार गए चूहों से। किस टैंक डिजाइनर ने कभी सोचा होगा कि चूहे से प्रोटेक्शन चाहिए? पॉइंट ये है, हर रिस्क का प्लान बना सकते हो, सिवाय उन पागलपंती वाले रिस्क के जो दिमाग में ही नहीं आते। और ये पागल रिस्क सबसे ज्यादा नुकसान करते हैं, क्योंकि होते ज्यादा बार हैं और इनके लिए कोई प्लान नहीं होता। 2006 में वॉरेन बफेट ने अपने रिप्लेसमेंट की तलाश शुरू की। उन्होंने कहा, मुझे ऐसा इंसान चाहिए जो ऐसे रिस्क पहचान सके और बच सके जो पहले कभी सामने ना आए हों। स्टार्टअप में भी ऐसे ही अनसीन रिस्क आते हैं। जैसे ऑफिस में पाइप फट गया, सब बर्बाद। ऑफिस में 3 बार चोरी हो गई। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से बाहर निकाल दिया गया। कस्टमर ने हेल्थ डिपार्टमेंट में शिकायत कर दी क्योंकि किसी और कस्टमर ने डॉग अंदर ला दिया। फंड रेजिंग के बीच में सीईओ की ईमेल हैक हो गई। फाउंडर का मेंटल ब्रेकडाउन हो गया। इनमें से कई कंपनी के लिए एग्जिस्टेंशियल थे, मतलब खत्म कर सकते थे, लेकिन कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता था।
ऐसे रिस्क से बचना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि जो सोच ही नहीं सकते उसके लिए तैयारी कैसे करोगे? तो सॉल्यूशन क्या है? सिंगल पॉइंट ऑफ फेल्योर से बचो। अगर सब कुछ एक ही चीज़ पर डिपेंड कर रहा है और वो टूट गया, तो बस विनाश का काउंटडाउन शुरू। एयरप्लेन में हर क्रिटिकल सिस्टम का बैकअप होता है और बैकअप का भी बैकअप। जेट के पास 4 इलेक्ट्रिकल सिस्टम होते हैं। एक इंजन से उड़ सकता है, बिना इंजन के भी लैंड कर सकता है। सस्पेंशन ब्रिज के कई केबल टूट जाएं, फिर भी गिरते नहीं। पैसों में सबसे बड़ा सिंगल पॉइंट ऑफ फेल्योर है पूरी तरह सैलरी पर डिपेंड रहना और सेविंग ना होना। कई लोग ये गलती करते हैं, वो सिर्फ उसी चीज के लिए बचाते हैं जिसका कारण पता है, जैसे घर, कार, रिटायरमेंट। लेकिन असली मजा है उन चीजों के लिए बचत करना जिनके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। पैसों का फील्ड माउस वर्जन। सेविंग का मकसद ये नहीं कि तुम्हें पता हो कि किसके लिए बचा रहे हो। मैं भी खूब बचत करता हूँ, लेकिन पता नहीं किसके लिए। जो लोग सिर्फ जाने पहचाने रिस्क के लिए प्लान करते हैं, उनका मार्जिन ऑफ सेफ्टी असली दुनिया में टिकता नहीं। और फिर वही गोल्डन लाइन, हर प्लान का सबसे जरूरी हिस्सा है ये मानना कि प्लान वैसे नहीं चलेगा जैसे तुमने सोचा था।